आज हम एक नए चैप्टर के साथ, उसके पहले कुछ नया। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ठीक है। और आज हम बात करेंगे तो आमेर के कछवा राजवंश के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आमेर में जो आमेर का राजवंश रहा है, कछवा राजवंश और जयपुर का राजवंश, उसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। ठीक है। अब कहा जाता है आमेर राजवंश है, इसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? दुल्हे राय ने। कौन करता है? दुल्हे राय। ठीक है, दूल्हे राय। अब ये दूल्हे राय जो था, इसका एक नाम और था। क्या नाम था? तेजकर्ण। तेजकर्ण। ठीक है। दूल्हे राय का एक और नाम क्या था? तेजकर्ण। दूल्हे राय क्यों कहा जाता था? कहा जाता था ये बहुत सुंदर था दिखने में, उसके अलावा बन ठन के रहता था, बड़े जमजमा के। इसके जो पिताजी थे इनके, वो थे सामंत। अब जो सामंत का पुत्र रहता था वो बड़े जमजमा के रहता था। तो इसको जो लोग थे, इसको किस नाम से जानते थे? दूल्हे राय। अब जो आमेर के जो कछवा राजवंश है, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम का पुत्र था कुश, उसके वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज? भगवान राम के पुत्र थे कुश। ठीक है। तो ये लोग क्या लगाते थे? कछवाहा। कछवाहा। कछवाहा वंश। ठीक है। कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। ठीक है। और कौन था इसका निर्माण? दूल्हे राय। क्या नाम से जाना जाता था? तेजकर्ण। कहा जाता है जो दूल्हे राय थे, इनकी चौहानों में शादी हुई। अब चौहानों की और बड़गुजरों की, दोनों की नहीं बनती थी। बड़गुजरों का शासन काल हुआ करता था कहां पर? दौसा में। ठीक है। और ये दूल्हे राय जो थे, इनको इनके ससुराल के वाले कहते हैं साहब दामाद जी आओ, हम इन बड़गुजरों से परेशान हैं, इसलिए इनका देख लो। तो दूल्हे राय जो थे, ये सेना लेकर जाते हैं। और दौसा में किनका शासन काल था? बड़गुजरों का। ठीक है। इनको पराजित कर देते हैं। कौन हराकर? दूल्हे राय। और अपनी प्रथम राजधानी जो है, फर्स्ट कैपिटल, वो किसको बना लेते हैं? दौसा में। दूल्हे राय जो रहते हैं बड़गुजरों को पराजित कर कर और दौसा पर अधिकार कर लेते हैं और वहां पर अपनी पहली राजधानी बना देते हैं। कौन? दूल्हे राय, तेजकर्ण। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो धीरे धीरे समय निकलता गया और एक स्थान पड़ता है जयपुर के पास, उसको बोलते हैं अपन रामगढ़। ठीक है। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर शासन काल हुआ करता था किसको? किसका? मीणाओं का। किसका शासन काल हुआ करता था? मीणाओं को। वो दूल्हे राय वापिस अपनी सेना को लेके जाते हैं और रामगढ़ पर आक्रमण करते हैं। और रामगढ़ पर आक्रमण करने के पश्चात ये जो है मीणाओं को पराजित कर देते हैं। क्या करते हैं? पराजित। ठीक है। मीणाओं को पराजित कर कर रामगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं और दूसरे नंबर की जो है राजधानी, सेकंड कैपिटल, किसको बना लेते हैं? रामगढ़ को। कहां पर? जयपुर के पास पड़ता है ये स्थान, आमेर जयपुर। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी राजधानी बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूल्हे राय रहते हैं वो जमवाई माता, कौन सी माता? जमवाई माता के मंदिर का निर्माण कराते हैं। जमवाई माता के मंदिर का निर्माण कहां पर कराते हैं ये? तो रामगढ़ में। ठीक है। जमवाई माता इनकी क्या थी? कुल देवी। ठीक है, कुल देवी। इनके मंदिर का निर्माण करवा देते हैं, कुल देवी का मंदिर बना देते हैं। कहां पर? रामगढ़ में। ठीक है। और सेकंड राजधानी इसको बना लेते हैं। कहा जाता है कि धीरे धीरे समय निकलता गया और
रामगढ़ को किस नाम से बोलने लगे धीरे धीरे लोग? जमवा रामगढ़। ठीक है, तो कौन सी माता का मंदिर का निर्माण करवाए? जमवाई माता का। तो धीरे धीरे किस नाम से बोलने लगे लोग इसको? जमवाई रामगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दुल्हेराई जो तेजकर्ण थे, जो है आमेर में जो राजवंश है उसमें कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी। किसने? तेजकर्ण ने, दुल्हेराई। ठीक है, प्रथम राजधानी ये दौसा को बनाते हैं बड़गुजरों को पराजित करके, और फिर दूसरी राजधानी मेणाओं को पराजित करके रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाते हैं। वहां पर जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जमवाई माता कछवाहा राजवंश की कुल देवी मानी जाती हैं। तो इस प्रकार जो है दुल्हेराई जो रहते हैं निर्माण कार्य कराते हैं और कछवाहा राजवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है। फिर उनके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनते हैं कोकिल देव। कोकिल देव बोल दो या काकिल देव। ठीक है, तो वो अगले शासक बन जाते हैं। ठीक है, काकिल देव शासक बन जाते हैं, इनके पौत्र। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये भी धीरे धीरे जो है विकास कार्य करते रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने भी कई मंदिरों का निर्माण कराया। तो इस प्रकार जो है वो आमेर में जो कछवा राजवंश है वो धीरे धीरे चलता गया। और फिर एक शासक आता है जिसका नाम है कौकिल देव के बाद भारमल। ठीक है, ये यहाँ से अपना थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है। भारमल से कहा जाता है भारमल ने सबसे पहले एक ऐसा शासक राजपूताना का जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उसके अलावा वैवाहिक संबंध स्थापित भारमल ने किए थे। अब ये मुगलों से किस प्रकार अधीनता स्वीकार करता है, क्या कारण था, तो ये शासक बना और इसके भाई बंधुओं से परेशान था। तो इसने सोचा कि क्या करें, कोई भी व्यक्ति है तो कोई बड़े व्यक्ति का उसके सिर पर हाथ हो तो उसकी चिंता आदि हो जाती है कि भाई टेंशन फ्री, के भाई जैसे भारत भी सोचता है कि हमारे ऊपर रसिया का हाथ है, अमेरिका का हाथ हो तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति बड़ी हस्ती के साथ हाथ हो तो फिर टेंशन मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त। उसी प्रकार भारमल भी सोचता है कि अपने ऊपर भी अगर अकबर से अपन अधीनता स्वीकार कर लें और अकबर के साथ अच्छी मित्रता कर लें तो अपने को कोई पराजित नहीं कर सकता था। उसके भाई बंधुओं से परेशान था। तो इस प्रकार जो है वो भारमल जो रहता है वो अकबर से संधि संबंध स्थापित करता है, वैवाहिक संबंध। उसके अलावा अधीनता स्वीकार करता है मुगलों से। तो इसकी चर्चा अपन अब विस्तार से करते हैं। तो आमेर का इतिहास में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो कछवाहा राजवंश और कछवाहा राजवंश का क्या रहे सिस्टम। अधिकांश इतिहासकारों ने मान्यता है कि कछवाहा वंश का शासक राम के पुत्र जो हैं कुश, उसके वंशज जिनको माना गया है। किनको? कछवाहा राजवंश के जो थे इनको भगवान राम का पुत्र था कौन? कुश। ठीक है, उसके वंशज माने गए। इनको रघुकुल तिलक भी इनको कहा गया है। कहा जाता है कि इनके जो वंशज थे रघु, उनका नाम था इनके पूर्वज कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार इनके बारे में रघुकुल तिलक भी इनको कहा है। तो आमेर की जो कछवा थे ये भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज इनको माना गया है। उसके बाद हम आगे बात करें तो सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि कछवा के शासकों को एक रघुवंशी सूर्य की संतान, सूर्यमल मिश्रण जो रहते हैं वो कहते हैं कि जो कछवा है, कछवा शासक वो रघुवंशी सूर्य की संतान इनको बताया है। किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है, उसके बाद राजा मानसिंह ने 1612 ईस्वी के आमेर के लेख में कछवाओं को रघुकुल वंश कहा है। कौन लिखवाते? एक जो लेख लिखवाते हैं 1612 ईस्वी में, कौन? राजा मानसिंह। उसमें उस लेख में कहा है कि कछवा जो है वो रघुकुल, रघुवंश तिलक इनको कहा है। ठीक है, उसके बाद इनका जो राज चिन्ह है उस पे सूर्य रहता है, जो इनका ध्वज रहता है उसमें भगवान राम का भी जो राज
चिन्ह था ध्वजा, उसमें सूर्य का आवरण बताया गया है। उसके अलावा जो झंडा रहता है इनका वो कौन सा था, पचरंगी, पचरंगी झंडा। उसके अलावा इनका जो रहता है वो राज चिन्ह सूर्य, ठीक है, सूर्यवंशी, ठीक है, तो वो पचरंगी झंडा रहता है। कछवाहा वंश को कच्छपति व कच्छपति व कच्छ पगट वेश भी कहा गया है। तो इस प्रकार इनको कच्छ पगट भी वेश भी कहा गया है। कछवाहा मूल रूप से ग्वालियर कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में संबंधित था, ठीक है। उसके बाद कछवाहा वंश की स्थापना 1137 कब हुई, 1137, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दुल्हे राय द्वारा की गई थी। और दुल्हे राय का वास्तविक नाम क्या था, तेजकरण, ठीक है। अपन ने अभी बात की थी कि दुल्हे राय जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था, तेजकरण, ठीक है। उसके बाद दुल्हे राय नरवर, नरवर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहां के निवासी कौन, सोट देव के पुत्र थे। और दुल्हे राय का विवाह ढूंढाड़ के चौहान, कहां के, ढूंढाड़ के चौहान राजपूत रालन देव की पुत्री के साथ इसका विवाह होता है। किसका, दूल्हे राय का, रालन देव जो थे चौहान, उनकी पुत्री का विवाह दूल्हे राय से होता है, ठीक है। कहाँ के थे वो, ढूंढाड़ क्षेत्र के। उसके बाद हम आगे बात करें तो कछवाहा आरंभ में चौहानों की व बाद में मेवाड़ की अधीनता में रहा। जो कछवाहा राजवंश रहा, पहले चौहान राजवंश रहा, उसकी अधीनता में रहे, फिर उसके बाद कुछ समय निकला, फिर मेवाड़ का राजवंश कौन सा, गुहिल राजवंश, उसके अधीनता में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दुल्हे राय ने मीणाओं व बड़गुजरों को पराजित कर ढूंढाड़ पर अधिकार कर दिया था। कहां पर, ढूंढाड़ पर अधिकार कर लेते हैं, कहां पर, मीणाओं को पराजित करते हैं। और उसके अलावा बड़गुजरों को, बड़गुजर कहाँ के थे, दौसा के, और मीणा कौन से क्षेत्र के थे, रामगढ़ के। रामगढ़ कहाँ पड़ता है, ढूंढाड़ जो क्षेत्र है जयपुर उसके पास ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वहां पर 1137 में दौसा बसाकर कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी बनाई। फर्स्ट कैपिटल जो है वो बनाते हैं ये कौन, दुल्हे राय। दुल्हे राय ने कुछ समय बाद माची जीतकर उसका नाम जमवा रामगढ़ कर दिया और उसे कछवाहा वंश की राजधानी बनाई। तो ये कौन से नंबर की राजधानी बन जाती है, ये सेकंड राजधानी, सेकंड कैपिटल, ठीक है। तो सेकंड राजधानी जो बन जाती है वो बन जाती है जमवा रामगढ़। जमवाई माता के मंदिर का निर्माण भी दुल्हे राय द्वारा करवाया जाता है। तो सेकंड राजधानी जमवा रामगढ़। आभानेरी के कछवाहा राजपूतों को निकुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकुंज। दुल्हे राय ने खो नामक स्थान को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सी नंबर की राजधानी होगी ये, थर्ड, तीसरे नंबर की राजधानी ये बन जाती है, ठीक है। उसके बाद कछवाहा के एक राजपूत नरु के नाम पर नरुका और शेखा के नाम पर शेखावत नामक शाखा का विकास हुआ। जो अपन देखते हैं वर्तमान में अलग अलग राजपूतों की शाखा हुई है, तो जो कछवाहा राजवंश है उसके अंदर से ही दो शाखाएं निकली गई, नरुका और शेखा। तो शेखा जो शेखावत लगाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो शेखावत जो रहे हैं वो कछवाहा राजवंश की एक शाखा से रहे हैं। वर्तमान में जो बहुत सारे लोग अलग अलग अपने नाम के पीछे नरुका शेखावत जो अलग अलग लगाते हैं, तो इसी कछवाहा राजवंश की एक शाखा में से निकले हुए हैं, ठीक है। दुल्हे राय के बाद उनके पौत्र कौन था, कोकिल देव शासक बने। और कोकिल देव ने 1207 में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया था और उसे कछवाहा वंश की नई राजधानी बनाई थी। किसको, आमेर को। आमेर को जो है कछवाहा राजवंश की दूसरी राजधानी बन जाती है। कौन, किसने बनाई थी प्रथम राजधानी, दौसा को दूल्हे राय द्वारा। उसके अलावा फिर जो कोकिल देव है ये भी राजधानी बनाते किसको, आमेर में, मीणाओं को पराजित कर आमेर को राजधानी बना लेते हैं,
ठीक है, कब बनाते हैं? 1207 में। ठीक है, उसके बाद कछवाहा वंश राघव देव ने 1297 में आमेर के कदमी महल का निर्माण करवाया और जिसमें कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था। किसने कराया? राघव देव जो थे वो 1297 में आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाते हैं, जिसमें जो आने वाले राजा रहे हैं उनका राज तिलक कदमी महल में ही हुआ था। ठीक है, आने वाले जो भी इनके वंशज रहे हैं उनका राज तिलक कदमी महल के अंदर, आमेर के अंदर कदमी महल, उसके अंदर इनका राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद कछवाहा शासक पृथ्वीराज की पत्नी तालाबाई ने आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाते हैं? पृथ्वीराज जो था शासक, उसकी पत्नी थी तालाबाई, वो वहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसी पृथ्वीराज के शासन में कृष्णदास पयहारी ने आमेर में गलता पीठ की स्थापना की थी। किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने, जो रामानंद संप्रदाय सगुण भक्ति से संबंधित हैं। किससे संबंधित थी वो? गलता पीठ रामानंद संप्रदाय में, सगुण भक्ति में। ठीक है, तो कृष्णदास पयहारी ने गलता पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज के शासनकाल में। रामानंद संप्रदाय से संबंधित थी और सगुण भक्ति से संबंधित थी है। ठीक है, उसके बाद गलता में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बना और जो इसी पृथ्वीराज ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। किस? जो ये पृथ्वीराज हैं 1527 में राणा सांगा का और बाबर का जो युद्ध हुआ खानवा का, उसमें ये भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? पृथ्वीराज। ठीक है, तो वो यही पृथ्वीराज थे जिन्होंने सूर्य मंदिर भी बनवाया था गलता में। उसके बाद कछवाहा शासक रतन सिंह के चाचा राणा सांगा ने आमेर के नजदीक सांगानेर, कहाँ पे पड़ता है? सांगानेर, वो मौजमाबाद नगर बसाया था। कौन कौन से नगर बसाए थे इन्होंने? सांगानेर, उसके बाद मौजमाबाद नगर बसाए थे। ठीक है, उसके बाद यहां तक बात हो जाती है अपनी। और अगला जो शासक है अपना महत्वपूर्ण, उसका नाम है भारमल। जो भारमल, यहां से अपने को सन मिलेंगे, ये सन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भारमल है इसका नाम क्या था? बिहारीमल। इसका शासन काल था 1547 ईस्वी से और 1573 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना गया है। अब क्या होता है भारमल के शासनकाल में? माना जाता है कि आमेर के सुजामल और मेवात के सरफुद्दीन के आक्रमणों से डरकर भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने का क्या कारण था? किसके भाई बंधु थे? कौन थे भाई बंधु? सुजामल, और उसके अलावा मेवात जो क्षेत्र था उसका जो शासक था सरफुद्दीन। इनसे परेशान होकर भारमल सोचता है कि क्या किया जाए कि अपन आमेर के शासक बने रहे, अपनी कुर्सी भी नहीं जाए, अपना साम्राज्य भी अपने कोई आक्रमण नहीं कर सके, तो क्या करना चाहिए? तभी भारमल जो रहता है वो अकबर से अधीनता स्वीकार करने की सोचता है। कहा जाता है कि अकबर का हाथ अपने ऊपर रखा जाएगा तो आमेर की तरफ आक्रमण करना तो छोड़कर कोई देख भी नहीं सकता। तो इस प्रकार भारमल जो रहता है आगे जाकर अकबर से अधीनता स्वीकार कर लेता है। भारमल, उसका पुत्र और पौत्र तीनों अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और भारमल अपनी पुत्री का विवाह भी जो है अकबर के साथ सांबर में विवाह कर देते हैं और वैवाहिक संबंध भी जो है अकबर से भारमल स्थापित कर लेते हैं। अभी आगे बात करते हैं अपन। हुमायूं के एक सेनापति कौन था? मजनू खां ने दिसंबर 1556 में भारमल व अकबर की मित्रता करवाई थी। कहां पर कराते हैं मित्रता? तो कराते हैं नारनौल। कहां पे मिलते हैं फर्स्ट बार? नारनौल। कहां पे पड़ता है ये? हरियाणा में। ठीक है, तो नारनौल हरियाणा जो क्षेत्र है यहाँ पर अकबर की और भारमल की पहली मुलाकात होती है।
और कब होती है? दिसंबर 1526 में। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस समय जिस टाइम पे मजनू का जो है ये भारमल को लेके जाते हैं, तभी दो हाथी, पागल हाथी लड़ते हैं। उसी समय अकबर देखता है और देखते हैं कि जो जोधा अकबर मूवी थी उसमें भी आपने देखा होगा कि दो हाथी लड़ते हैं और भारमल जो रहता है उनके बीच में चला जाता है, और जो वहां पे आसपास सैनिक थे और जनता थी वो भगती है कि कहीं अपन उन हाथियों के पैरों तले न दब जाए, इसलिए डरते हैं सभी लोग। और भारमल जो जाता है उन दोनों हाथियों को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इसकी ये ऐसी वीरता अकबर देखते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई ऐसा कौन है ये। तभी जो मजनू खां है ये परिचय देता है कि साहब ये राजस्थान में आमेर नामक एक स्थान है, वहां का शासक है कौन? भारमल। ठीक है, तो इस प्रकार इनका परिचय देता है और थोड़ी सी बात होती है इनके बीच में अकबर की और भारमल की। अकबर कहता है कि साहब थोड़ी बहुत मुझे सहायता प्रदान करो आप, और इस प्रकार तो तभी अकबर उतना ध्यान नहीं देता है। तो कहाँ पे मिलते हैं? पहली मुलाकात नारनौल हरियाणा में। ठीक है, तो इस प्रकार भारमल प्रथम बार मिलता है। उसके बाद आगे बात करें हम, तो अकबर ने जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा की थी। और अजमेर, अकबर ने अजमेर की टोटल कितनी यात्राएं की थी? 14 बार यात्राएं की थी, जिसमें यह अकबर की प्रथम यात्रा थी। ठीक है, तय खा के। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक बात हो जाती है, मिलते हैं। तभी जो है भारमल कहते हैं कि साहब आप मेरे रियासत से, मेरे राज्य से गुजर रहे हो तो मुझे खातिरदारी का मौका दिया जाए, आपको चाय पानी पिलाएं, नाश्ता कराएं, इसी प्रकार आपकी सेना को एक दो दिन आराम कराया जाए, आप आराम करो। तो इस प्रकार बात कहते हैं तो अकबर कहता है नहीं नहीं साहब, अभी तो हम जिस दरगाह पर जा रहे हैं ढोक लगाने, और वापिस आएंगे जब भी तो आपसे मिलकर मुलाकात करके आपको खातिरदारी की का मौका अवश्य देंगे। तो इस प्रकार बात करते हुए अकबर आगे बढ़ जाता है और उस दर से रिटर्न आते समय जो है जनवरी 1562 में अजमेर से लौटते समय सांबर नामक स्थान पर चंगताई खां ने भारमल को अकबर की भेंट करवाई थी। कौन कराता है? चंगताई खां। ठीक है, चल गए कहां पर? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। वापिस आते समय, लौटते समय चंगताई खां जो रहता है कौन से स्थान पर? सांबर नामक स्थान पर जो है अकबर की मुलाकात भारमल से वापिस होती है। सांबर जो झील है, जयपुर के पास वाला एरिया। ठीक है, भारमल ने 20 जनवरी 1562 को सांबर में अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र कौन? मान सिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। साहब आए साहब अकबर कहां पर? सांबर में मिले। उसके बाद खातिरदारी करी बढ़िया, भारमल ने पकवान लाए, पानी पिलाया, सेना को आराम कराया, अच्छा जो है सेना का जो है वो अच्छा ध्यान रखा अकबर का, और अच्छी खातिरदारी करी, अकबर को प्रसन्न कर लिया और अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें भारमल और उसका पुत्र भगवान दास और उसका पौत्र कौन? मान सिंह, तीनों जो है साहब ऐसे प्रणाम कर लिया और अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, किसकी? भारमल ने, अकबर की। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार भारमल और अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? ये पहला राजपूत शासक जो है भारमल, राजस्थान राजपूताना रियासत का ऐसा प्रथम शासक जिसने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो वो व्यक्ति कौन था? भारमल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, किसी का दबाव नहीं था। भारमल ने जो अधीनता स्वीकार की अपनी इच्छा से ही, अपने दुश्मनों से परेशान होकर, और अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली कि अगर अकबर का हाथ अपने ऊपर रहेगा तो अपना राज्य आमेर रियासत जो है वो स्वेप रहेगी, बिल्कुल अपन टेंशन ही नहीं है वो है। ठीक है, भारमल ने 6 फरवरी 1562 को सांभर में अपनी पुत्री हरकूबाई, जिसे जोधाबाई भी अपन सीरियल में, मूवी में देखा, तो उसका जोधाबाई का असली नाम क्या था? वो था हरकूबाई। ठीक है, भारमल की पुत्री थी वो, का विवाह अकबर के साथ कर दिया। और अकबर की इसी हरकूबाई पत्नी से सलीम, जिसको अपन बोलते हैं जहांगीर, का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जहांगीर का जन्म होता है हरकूबाई से। ठीक है, उस हरकूबाई का विवाह सांभर में जो है
भारमल कर देता है। उसी साथ 12 वर्ष की आयु में मान सिंह थे, और मान सिंह को देखकर, जो उनकी वीरता की कहानियां देखकर अकबर प्रसन्न होता है, और मान सिंह भारमल जी से कहता है अकबर कि आप जो है, आपका जो पौत्र मान सिंह, इसको भी हम साथ में ले जा रहे, बहुत अच्छा वीर है, और इसको जो है मेरी सेना में अच्छा पद दूंगा, और अच्छी वीरता पूर्वक इनको युद्ध करना बताऊंगा। तो इस प्रकार 12 से 14 वर्ष की आयु में मान सिंह को मात्र अकबर साथ ले गए थे, और वहीं पर मान सिंह ने अच्छी अच्छी युद्ध नीतियां सीखी, युद्ध करना सीखा अकबर के साथ, और उसको बड़े से बड़े पद अकबर के द्वारा 5,000 7,000 तक का मनसब मान सिंह को दिया गया है। और मान सिंह ने काबुल, कंधार, बंगाल बड़े बड़े अभियानों में अकबर को विजय दिलाई। तो इस प्रकार जो मान सिंह है वो अपनी छोटी सी बाल्यावस्था की उम्र से ही अपनी बुआ हरकोबाई और अकबर के साथ जो है उनके साथ ही रहे हैं। तो इस प्रकार बात होती है। उसके बाद हरकू बाई को इतिहास में शाही बाई, मानमती, मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हरकू बाई है उनके उपनाम हैं, इन इन नामों से उनको जाना जाता है। मरियम उज जमानी की उपाधि जो दी थी जहांगीर ने, इनका जो पुत्र था उसने दी थी। उसके बाद सलीम जहांगीर को अर्ध राजपूत के नाम से भी इसको जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? इनके पिता थे मुस्लिम मुगल और इनकी माता थी राजपूत, तो इनको किस नाम से जाना जाता था? अर्ध राजपूत के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसको? जहांगीर को। ठीक है। इसी प्रकार भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है। तो मुगलों की प्रथम बार अधीनता स्वीकार करने वाला भी कौन था? भारमल। और मुगलों के साथ प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी कौन था? भारमल। ठीक है। तो दोनों प्रकार से वैवाहिक और अधीनता किसने की थी प्रथम बार? तो भारमल ने की थी। ठीक है। उसके बाद अकबर ने भारमल को 5,000 का मनसब प्रदान किया, और आमिर उल उमरा तथा राजा की उपाधियां जो है भारमल को दी अकबर ने। कौन कौन सी उपाधि? अमीर उल उमरा की, और 5,000 के मनसब भारमल को जो है अकबर देता है। ठीक है। उसके बाद अगला शासक आता है अपना भगवन दास। ठीक है। भारमल की ये बात हो जाती है, और अगला जो शासक आता है, जिस प्रकार भारमल ने भी अधीनता स्वीकार करी, उसी प्रकार उसके जो वंशज रहे, उसका पुत्र भगवन दास, उसने भी उसी प्रकार मुगलों की सेवा की। उसी प्रकार मानसिंह भी उसी प्रकार उनकी सेवा करते हैं। तो अपन बात करते हैं भगवन दास की, जिसका उपनाम था भगवत दास। ये सेकंड नंबर का शासक था। इसका शासन काल था 1573 से और 1589 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। और भगवन दास 1562 में, कब? 1562 में अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है। 1562 में जैसे इनके पिता ने अधीनता स्वीकार की, तब से ये 1562 में अकबर की सेना में इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है। इसी प्रकार कुंवर व शासक दोनों रूपों में मुगलों की सेना में रहे हैं, और अकबर ने भगवान दास को भी 5,000 का मनसब दिया था। कुंवर और शासक, कुंवर कहाँ के? मुगल दरबार में कुंवर बन के रहते थे, और शासक कहाँ के? आमेर साम्राज्य के शासक बन के रहे थे। कौन? भगवन दास। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो अकबर की 1569 में बूंदी के सुरजनहाड़ा को पराजित कर रणथंभौर पर अधिकार किया था। किसने किया था? रणथंभौर पर अकबर ने। अकबर के इस रणथंभौर अभियान पर भगवन दास वो उसका पुत्र कौन था? मान सिंह अकबर के साथ थे। जो रणथंभौर अभियान किया था अकबर ने, उसके साथ भगवन दास और मान सिंह ये दोनों भी रहते हैं। जब सुरजन सिंह हाड़ा शासक थे बूंदी के, तभी ये बूंदी जीतकर और रणथंभौर के दुर्ग पर भी आक्रमण करते हैं। उसके बाद ये बात हो जाती है। और जो ये भगवन दास हैं, ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 प्रस्ताव भेजे थे। उसमें से जो तीसरा प्रस्ताव जो भेजा था, इनको भगवन दास जी को ही भेजा था। कब भेजा था इनको? 1573 में। 1573 में जो है भगवन दास जी अकबर के
अकबर से अकबर को अकबर की तरफ से जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था 1573 में। किसको? भगवंत दास जी को। ठीक है, तीसरा प्रस्ताव लेकर जो गए थे, कब लेके गए थे? 1573 में। ठीक है, तो वो भगवंत दास जी को भेजता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही नामक धर्म को भगवंत दास व मान सिंह ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जो भगवंत दास हैं वो अकबर एक जो रहता है धर्म चलाता है दीन ए इलाही नामक, तो इनसे कहता है कि आप भी इसको अपनाओ। तो मान सिंह और भगवंत दास दोनों मना कर देते हैं कि साहब हम इसे नहीं अपनाएंगे, तो ये मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं साहब। ठीक है, उसके बाद भगवंत दास ने 1573 में ही अपने पुत्र माधो सिंह के भानगढ़ और माधो सिंह के पुत्र अजीत सिंह के लिए अजबगढ़, जो कहां पर अलवर में पड़ता है, उस नगर बसाए थे। ठीक है, भानगढ़ और अजबगढ़ वर्तमान में उजड़ चुके हैं और इन्हें दुनिया में भूतों के नगर के नाम से जाना जाता है। जो भानगढ़ का किला है कहां पर पड़ता है? अलवर में। उसके अलावा अजबगढ़ का किला, ये दोनों जो किले हैं ये उजड़ चुके हैं पूर्ण मात्रा से, और इनको भूतों के किलों के नाम से भी जो है भूतों के नगर के नाम से भी जो इन्हें जाना जाता है। कौन कौन से किले? भानगढ़ का दुर्ग कहां पर पड़ता है? ये अलवर में। उसके अलावा अजबगढ़ का दुर्ग ये भी अलवर में। ठीक है, इसका निर्माण कौन कराता है? भगवंत दास। ठीक है, अपने पुत्रों के लिए इसका निर्माण करवाता है। और जो भानगढ़ का जो दुर्ग है ये भूतों के किलों के नाम से आज भी वर्तमान में प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि रात्रि के समय अभी भी वर्तमान में इन दुर्गों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ पर भूत या शक्ति का वास बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो अपन जो है भानगढ़ के किले के बारे में विस्तार से फिर बात करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो अकबर ने भगवंत दास को 1582 में पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। कब किया था? 1562 में, 1582 में। इसी दौरान भगवंत दास की 1589 में लाहौर में मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु हो जाती है? लाहौर में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1589 में। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1589 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर भगवंत दास ने 1585 में अपनी पुत्री कौन थी? मानबाई, उसका विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था। और जहांगीर की इसी पत्नी से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था? पुत्र का जन्म हुआ था, खुसरो नाम था उसका। क्या नाम था? खुसरो। किसका पुत्र था वो? जहांगीर का। माता कौन थी? मानबाई। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो मानबाई जहांगीर की पहली पत्नी थी, इस कारण उसे शाह बेगम का पद दिया गया था। कौन सी बेगम का? शाह बेगम। मानबाई को इतिहास में सुल्तान मिसाहा व सुल्तान मस्ताना के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मानबाई को सुल्तान मस्ताना और उसके अलावा शाह बेगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद मानबाई ने जहांगीर से परेशान होकर 1604 में आत्महत्या कर ली। जो जहांगीर था उसकी आदतें बहुत बुरी थी। क्या आदतें? कि जहांगीर जो था वो दिन भर जो है नशे में रहता था, नशे की धुत थी, फुल एल्कोहल का प्रयोग करता था। कौन? जहांगीर। तो इस चीजों से परेशान, बात नहीं मानता था, तो इन सब चीजों से परेशान हो जाती है कौन? मानबाई, और आत्महत्या कर लेती है और अपने आप को आत्महत्या कर लेती है। तो किसकी वजह से करती है? जहांगीर की आदतों से परेशान होकर। कब करती है? 1604 में। भगवान दास ने 1586 में यूसुफ खां को पराजित कर और कश्मीर जीतकर उसे पहली बार मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो कौन मिलाता है? भगवान दास। ये भी एक ऐसा वीर रहा है कि इन्होंने भी 1586 में जो है कश्मीर जीतकर और मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। किसने? भगवान दास ने। तो इस प्रकार जो है आमेर राजवंश में अपन ने आज बात की कि धुले राय जिनका नाम था तेजकर्ण,
उन्होंने इनकी स्थापना की 1137 ईस्वी में। फिर इसके अलावा कोकिल देव शासक बने। कोकिल देव ने जो है आमेर की मीणाओं को पराजित कर कर आमेर पर अधिकार कर कर और दूसरी राजधानी बनाई। फिर इसके बाद जो शासक बनते हैं वो भारमल बनते हैं, और भारमल ने कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगलों से, और उसके अलावा अधीनता स्वीकार की मुगलों की। फिर इसके बाद भगवंत दास शासक बने, और भगवंत दास ने भी अकबर की सेना में कुंवर और राजा जो बने हैं आमेर के दोनों तरफ से शासक के रूप में कार्य किया। उसके अलावा 5000 का मनसब जो है बहरमल को अकबर द्वारा प्रदान किया था, उसी प्रकार 5000 का मनसब भगवान दास को भी अकबर द्वारा प्रदान किया था। और भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था, और जहांगीर की आदतों से परेशान होकर और मानबाई आत्महत्या कर लेती हैं। उसी प्रकार जो अपना अगला शासक आएगा जिसका नाम है मानसिंह, कौन से नंबर का रहेगा ये? तीसरे नंबर का मानसिंह। मानसिंह का शासनकाल क्या था? तो मानसिंह का शासनकाल रहता है 1589 ईस्वी से लेकर और 1614 तक। ठीक है, तो ये मानसिंह का शासनकाल रहता है 1589 से और 1614 तक। तो इस प्रकार मानसिंह का जो है शासनकाल वो भी उसी प्रकार अपने पूर्वजों अपने पिता दादाओं ने मुगलों की सेवा की, उसी प्रकार मानसिंह भी जो है जहांगीर की और अकबर की सेवा करता है, उनके दरबार में बैठता है। और कहा जाता है कि सर्वाधिक जो मनसब प्रदान किए थे वो मानसिंह को ही किए थे। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।